Hello everyone. Today we are going to learn about Piaget theory of cognitive development. Before moving towards the theory of cognitive development, let's know about the history of Jean Piaget. Sometime history के अबाउट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्याजे की हिस्ट्री क्या है, प्याजे कौन है, तो आपको इसकी हिस्ट्री के अबाउट भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है. So Piaget, he was born in 9th August 1896 in Switzerland, and he was died in 16th September 1980 at the age of 84. And he was the eldest son of Arthur Piaget and Arabica Jackson. सबसे बड़ा भाई था वो, सबसे बड़ा बेटा था वो अपने माँ और बाप का. और एजुकेशन जो है उसकी, ही रिसीव्ड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैटल इन 1918. 1918 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैटल से PhD की है. और 1923 में उसने वैलेंटाइन चैटनी से उसने शादी की है. और उसके 3 बच्चे थे जो बहुत इस थ्योरी में भी उसने अपने जो बच्चों पे ऑब्जर्व करके, उन पे एक्सपीरियंस करके ये थ्योरी बनाई है. इसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये उसकी थ्योरी है, इसमें एज बहुत मैटर करेगी. आगे चल के आप देखेंगे कि ये जो एज का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने अपने बच्चों पे ऑब्जर्व किया, उनकी एज के हिसाब से उन मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने ये जो थ्योरी कंपोज की, तो ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी. ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो इसके लिए पहले आपको कॉग्निशन को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कॉग्निशन. The term cognition is derived from Latin word cognoscere, which means to know or to recognize or to reconceptuate. Cognition का ताल्लुक जो है वो हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से होता है. इसीलिए इसका मीनिंग भी ये है कि आप टू नो, आप जानें या रिकॉग्नाइज करें या कंसेप्चुलाइज करें. ये सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है हमारे माइंड से होता है. सो कॉग्निशन का ताल्लुक हमारे माइंड से ही है. कॉग्निशन इज़ द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस. ये हम 3 चीज़ों के ज़रिए जो है कॉग्निशन को समझते हैं, एक थॉट, एक्सपीरियंस और सेंसेस के थ्रू. व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द इमर्जेंस ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड. ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें किसकी एबिलिटी इमर्ज करती है कि आप सोचें, टू थिंक करें, अंडरस्टैंड करें. The acquisition of the ability to think, reason and problem solve. ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं कि आप थिंक करते हैं, रीजन करते हैं, रीजनिंग करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है. एंड इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल्स थिंकिंग चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन. जो लोग हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे चेंज होता है, वो भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही डिस्कस करते हैं. एंड पियाजे स्टडीड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर. ये जो उसने थ्योरी है ये बच्चों पे ही ऑब्जर्व करने के बाद उसने ये थ्योरी दी है. टू एग्जामिन हाउ देयर थॉट प्रोसेस चेंज विद एज. यानी एज का फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी जो एज आपकी बढ़ती है तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो उसने इस थ्योरी में बताई है. एंड इट इज़ द ग्रोइंग एप्रीहेंशन एंड अडॉप्टेशन टू द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. सो इसकी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं. इसकी थ्योरी में 4 स्टेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देयर आर 4 स्टेज दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस थ्योरी. द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज. इट स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ टू 2 years. यानी बर्थ से लेके 2 साल तक का जो अरसा है बच्चे का, उसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं और पहला स्टेज है. दूसरा स्टेज इसका जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो 2 साल से लेके 7 साल के बच्चे तक है. और तीसरा स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो 7 साल से शुरू होता है और 11 साल पे जाके ख़त्म हो जाता है. उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो 11 साल के बाद स्टार्ट होता है. इसको एडोलसीन या एडल्टहुड स्टेज बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है. सो ये 4 स्टेज हैं जो इसकी थ्योरी को बेस करते हैं. और इसने 4 स्टेज को मुख्तलिफ एज में कैटेगराइज करके ये बताया है कि हाउ एज फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिज थ्योरी. सेंसरी मोटर स्टेज को हम देखते हैं जी. व्हाट इज सेंसरी मोटर स्टेज? इट स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ टू 2 years. यानी बर्थ से लेके 2 साल तक ये इन्फेंसी स्टेज होता है. इसमें आपने ये वर्ड याद रख लेना है, सर लोग. यानी ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, और अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो आप इस स्टेज को भी समझ जाएंगे. यानी इस स्टेज में क्या क्या होता है? सेंसरी मोटर
इमिटेट बिहेवियर, रिफ्लेक्सेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड एक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में होती हैं। ये आपने सर लोग से इसको याद रख लेना है। एस से सेंसरी मोटर, आई से इमिटेट बिहेवियर, आर से रिफ्लेक्सेस, एल से लैंग्वेज डेवलपमेंट, ओ से ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड जी से गोल डायरेक्टेड एक्शंस। फर्स्ट वन सेंसरी मोटर क्या है जी? सेंसरी आपको पता है ये सेंसेस, इसका तल्लुक सेंसेस से है, और मोटर कहते हैं एक्टिविटीज़ को कहते हैं आपकी फिजिकल, जिसमें आपके फिजिकल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको मोटर स्किल्स कहते हैं। सो सेंसरी मोटर ये होता है कि चाइल्ड्स थिंकिंग इन्वॉल्व सीइंग, हियरिंग, टचिंग, मूविंग, टेस्टिंग, यानी आपकी ये जो 5 सेंसेस हैं ये यूज़ करके जब कुछ लर्न करता है बच्चा तो उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सो फर्स्ट वन ये है सेंसरी मोटर क्या है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है कि जिसमें थ्रू सेंसेस वो जो है अंडरस्टैंड करता है या कुछ सीखने की कोशिश करता है। उसके बाद इस स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक्शन दैट आर परफॉर्म विदाउट कॉन्शियस थॉट एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, यानी बगैर कॉन्शियस के जो एक्शन बच्चों की तरफ से प्ले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जब एज स्टार्ट होती है ना, शुरू के पहले 4 से 5 महीने तक ये बच्चा जो है रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये जब 2 साल का बच्चा होने लगता है तो फिर रिफ्लेक्स एक्शन आहिस्ता आहिस्ता एंड हो रहे होते हैं। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। जैसे बच्चा सकिंग करता है, लुकिंग करता है, लिस्निंग करता है, ग्रेस्पिंग, यानी ग्रेस्पिंग ये है ना कि रिफ्लेक्स एक्शन ये है कि अगर बच्चा आपके सामने बच्चे के हाथ में अगर आप अपनी उंगली रखते हैं तो वो फ़ौरन से बच्चा उसको ग्रैब्स कर लेता है, पकड़ लेता है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसी तरह से अगर आप बच्चे के सामने फीडर लेके आते हैं जो फीड करता है तो वो फीडर को देख के बहुत ज़्यादा उसकी तरफ वो माइल हो जाता है, उसको लेने की कोशिश करता है, तो ये सारे जो हैं रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है इमिटेट बिहेवियर। इमिटेट होती है, इमिटेशन होती है किसी की नकल करना, यानी उसको सेम कॉपी करना। बिहेवियर ऑफ कॉपिंग अदर्स, ये ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें वो क्या करता है, जिसमें बच्चा कॉपी करता है। ऐसा बिहेवियर है जिसमें जो बच्चा होता है वो एक्शंस को कॉपी करता है। जैसे पेरेंट्स एक्शन कर रहे होते हैं तो बच्चे भी देख के उनको सेम एक्शन कर रहे होते हैं। चाइल्ड ट्राई कॉपी हिज और हर मदर और फादर इन देयर एक्टिविटीज़ और एक्शंस, जो जैसे जैसे उनके फादर्स जो हैं उनके जो फादर हैं या उनके मदर हैं जो भी हैं, तो उनको जो एक्टिविटी करके बताते हैं तो वो बच्चा भी उनका वही एक्टिविटी फिर करने लगता है। जैसे उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं जी खिलौना पकड़ के आपने खिलौने के साथ ऐसे खेलना है, या उनके पास सपोज़ कोई एक होता है, खिलौना होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैन होती है या गाड़ी होती है कुछ छोटी मोटी, अब वो बच्चे को एक दफ़ा चला के बताते हैं कि आपने इसको ऐसे चलाना है, तो फिर फ़ौरन वो चीज़ बच्चा कॉपी कर लेता है और दूसरी दफ़ा फिर वो बच्चा खुद ऐसा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है। सो इमिटेट बिहेवियर होता है इस स्टेज में, इसको भी आपने माइंड में रखना है। द नेक्स्ट इज़ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स क्या है? डेलिबरेट एक्शंस टुवर्ड्स अ गोल। ये पहले आपने पढ़े थे जो है ना रिफ्लेक्सेस में अनकॉन्शियसली एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जो जो ये स्टेज आगे बढ़ता है तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि डेलिबरेट एक्शंस टुवर्ड्स अ गोल। यानी आप देखें कि आप बच्चा क्रॉलिंग अभी नहीं कर सकता है तो आप ये करते हैं कि आप उसके सामने आगे कोई चीज़ रख लेते हैं और कहते हैं कि वो क्रॉलिंग करके वहाँ तक जाए। अब बच्चे के माइंड में ये होता है कि मैंने उस चीज़ को लेना है, जैसे बॉल पड़ा है तो बॉल को लेना है, तो उस बॉल को लेने के लिए ये करता है बच्चा कि आगे निकलने की कोशिश करता है और बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। पियाजे बिलीव दैट एज बेबीज बिगिन टू ग्रो दे लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट through their senses. They begin to engage in international goal directed behaviors. So goal directed behaviors जो होते हैं उनकी तरफ वो जाते हैं। In other words, they begin to think about what they want to accomplish, how to accomplish it, and then they do it. वो पहले ये देखते हैं कि किस तरह उसने कोई टास्क जो है वो पूरा करना है और फिर उसको सोचते हैं कि वो कैसे करना है और फिर वो उसको करने की कोशिश करते हैं और वो उसको गेन भी कर लेते हैं। सो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। उसके बाद 2 चीज़ें और हैं जो आपने इस स्टेज में देखनी है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस? ऑब्जेक्ट परमानेंस ये है कि स्टार्ट का जो फेज़ होता है बच्चे का, तो उसमें ये होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी बच्चे को थोड़ी देर तक अक्सर देखा होगा आपने कि बच्चे जो होते हैं वो अपने जो इन लॉज में जैसे जाते हैं बच्चे जो हैं अपने नानियाल में जाते हैं, अपने दादियाल में जाते हैं या किसी को मिलते हैं, तो अगर बच्चे जो होते हैं वो
कुछ लोगों को याद रख लेते हैं और 1-2 दिन 3 दिन हफ्ता गुजरता है तो फिर उन लोगों को वो भूल जाते हैं। तो स्टार्ट में बच्चों को ऐसा होता है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेज जब आगे गुजरता है तो वो ये होता है कि जब स्टेज आगे गुजर जाता है तो फिर वो उस चीज़ को अच्छे से याद रखते हैं, फिर वो भूलते नहीं हैं। यानी अगर आप बच्चे को से कोई बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है, आपका फ़ोन मांग रहा है, तो आप उससे फ़ोन ले लेते हैं, तो वो बच्चा ज़िद करेगा कि मुझे फ़ोन ही चाहिए। यानी उसको फ़ोन ही, कोई आप और चीज़ देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसकी हो जाती है कि फिर वो आपसे फ़ोन ही लेके रहेगा। उसके बाद है जी लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ये भी आपको पता है कि 2 साल तक बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है। कुछ बच्चे जो है वो अच्छे से बोलना शुरू कर देते हैं। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज। इसमें बच्चे जो होते हैं वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको कम्युनिकेट भी करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे की थ्योरी का जो दूसरा स्टेज है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये 2 साल से शुरू होता है और 7 साल में ख़त्म हो जाता है। प्री ऑपरेशनल जो वर्ड है, पहले इसको समझें ताकि आपको ये वाला स्टेज समझने में आसानी हो। प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, यानी लॉजिकल थिंकिंग में पहले। क्या मतलब हुआ कि इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो लॉजिकल थिंकिंग में नहीं होते। लॉजिकल थिंकिंग से पहले का जो स्टेज है उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और ये 2 साल से लेके 7 साल के बच्चों तक होता है। इसमें आप टॉडलर या अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी आप इस स्टेज को याद रखते हैं। दिस स्टेज बिगिंस व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज सिंबल्स एंड लैंग्वेज। क्योंकि 2 साल से बच्चा जो है वो मुख्तलिफ सिंबल्स भी दे रहा होता है, मुख्तलिफ वो लैंग्वेज भी वो स्टार्ट करता है बोलना। तो ये जो स्टेज है, ये जब स्टार्ट होता है तो बच्चे में सिंबल्स और लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहा होता है। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स। और इस पीरियड में जो बच्चा है वो क्या करता है, लैंग्वेज को और कॉन्सेप्ट को वो डेवलप कर रहा होता है। So the child is capable of more complex mental representations, i.e. words and images। यानी वो वर्ड्स भी और इमेज भी मुख्तलिफ किस्म की वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है इस स्टेज में। ही इज स्टिल अनएबल टू यूज ऑपरेशंस, i.e. लॉजिकल मेंटल रूल्स सच एज रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। यानी वो वर्ड्स या इमेजेस तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन वो ऑपरेशंस नहीं कर सकता। ऑपरेशंस का मतलब है कि लॉजिकल प्रैक्टिकल कोई उस तरह से वो नहीं कर सकता, लॉजिक्स नहीं दे सकता इस एज में, इस जो है इस स्टेज में। सच एज रूल्स ऑफ अरिथमेटिक, जैसे कि अरिथमेटिक के जो रूल्स होते हैं। दिस स्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। ये आपके लिए है कि ये स्टेज जो है वो मजीद 2 ग्रुप्स में है। एक प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है जो 2 साल से लेके 4 साल तक खत्म हो जाता है, दूसरा है इंट्यूटिव स्टेज जो 4 साल से 7 साल तक है। इसके जस्ट आप नाम ही याद रख लें, एक प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है और एक इंट्यूटिव स्टेज है जो 4 से 7 साल तक है। अब हम जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें जो मुख्तलिफ स्टेज हैं जो जिनको याद रख के आप प्री ऑपरेशनल को समझते हैं उनकी तरफ जाते हैं। इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है उसमें सबसे पहला जो है ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी बच्चे में ईगो होती है। ईगो का ये मतलब नहीं कि वो सेल्फिश टाइप या इस तरह की ईगो होती है। ईगो का मतलब ये है कि बच्चा ये सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ या जो मैं करता हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसी मेरी ओपिनियन है, जैसी मेरी राय है, ऐसे ही दूसरे लोगों की भी राय है। यानी वो अपनी तरह सबको समझने लगता है। जैसे assuming that others experience the world the way you do। inability to understand the another person view or opinion may be different than their own। यानी वो इनएबल होता है कि दूसरों को वो उसकी जो व्यू है, दूसरों की जो ओपिनियन है उसको समझे, और वो यही कह रहा होता है कि जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा दुनिया को मैं देख रहा हूँ, जैसा मैं समझ रहा हूँ। जैसे ये डॉग है, अगर एक बच्चा ये समझता है कि डॉग से वो डरता है, एक बच्चा डॉग से डरता है तो वो उससे भागने की कोशिश करता है डर की वजह से। इसी तरह से वो सब लोगों के बारे में ये उसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि डॉग जो है वो डॉग से सारे लोग डरते हैं। ये जो है, जैसे वो खुद अपने बारे में सोच रहा है कि डॉग से वो डरता है, ऐसे ही वो सब लोगों के बारे में भी वो सोच रहा होता है कि बाकी लोग भी डॉग से डरते हैं। If a little girl at this stage is afraid of dogs, she may assume that all have
दिस फियर, यानी अगर एक बच्ची को डॉग से बहुत डर लगता है तो वो ये सोचती है कि सारे लोगों को डर लगता है। सो ईगोसेंट्रिज्म ये होता है। उसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो इसके फीचर्स, ये फीचर्स समझ लें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के फीचर्स क्या क्या हैं। पहला ईगोसेंट्रिज्म, दूसरा सेमियोटिक फंक्शंस। सेमियोटिक फंक्शंस क्या है? The ability to use symbols, language, pictures, signs or gestures to represent actions or objects mentally। ये ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें वो सैम्बल्स यूज करता है, लैंग्वेज, पिक्चर या मुख्तलिफ साइन और गेस्चर यूज करता है। किसके लिए? टू रिप्रेजेंट एक्शंस और ऑब्जेक्ट मेंटली। जैसे ही थिंक ब्रूम इज अ हॉर्स एंड प्रिटेंड दैट ही इज राइडिंग द हॉर्स बाय हिज एक्शन। यानी इस स्टेज में सिम्योटिक फंक्शन का ये मतलब होता है कि जैसे उसने एक शख्स को देखा कि वो घोड़े पे बैठ के जा रहा है, तो वो ये करेगा कि झाड़ू को अपने नीचे पकड़ लेगा और वो ये ज्यूम करेगा कि ये जो झाड़ू है ये घोड़ा है और उसके ऊपर वो लेके चल रहा होगा। फिर आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि जैसे एक ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है, मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं, जैसे वो गेयर लगाता है, स्टेयरिंग उसके हाथ में होता है। तो अब बच्चा जो है इस एज में यही मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा होता है सिम्योटिक फंक्शंस में, कि वो मतलब चलते हुए जब वो चल रहा होता है तो वो मुख्तलिफ किस्म के वही एक्शन कर रहा होता है, गाड़ी वाले एक्शन कर रहा होता है, मुख्तलिफ वो गाड़ी वाली आवाज़ें निकाल रहा होता है। तो ये इसी एज में होता है 2 से 7 साल की उम्र तक, जो सिम्योटिक फंक्शन इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन या सेंट्रेशन। कंजर्वेशन क्या है? लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी दैट सम characteristics of an object remain the same despite change in appearance. Things will be same if nothing is added or nothing is taken away। यानी चीज़ें एक जैसी रहती हैं, अगर आप उनमें कोई ऐड ना करें या उनसे कुछ ले ना जाएं तो वो चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे ये कंजर्वेशन टास्क में देख लें आप कि एक बच्चा है, अगर आप उसको ये 2 गिलास दिखाते हैं जिनमें सेम पानी है, अब आप ये करते हैं कि इन गिलास को चेंज कर देते हैं और आप ये कहते हैं कि एक गिलास जो है इसमें आप थोड़ा पतला ले आते हैं और उसकी लंबाई जो है वो सेम होती है। जब आप ये सेम पानी उनमें डालेंगे तो वो पानी ऊपर चला जाएगा। अब ये जो बच्चे से आप पूछेंगे तो इनमें से पानी किस में ज़्यादा है, तो बच्चा देख के फ़ौरन बताएगा कि ये जो दूसरे वाला गिलास है पतला, इसमें पानी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप एक गिलास को चौड़ा कर देते हैं तो बच्चा कहता है कि पहले वाले गिलास में पानी ज़्यादा है। यानी वो एक चीज़ पे वो सेंट्रेशन हो जाता है, यानी फोकस ऑन दी वन एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स एट द सेम टाइम। यानी एक चीज़ पे उनका फोकस होता है कि ये जो है उसकी उनकी नज़र ये जा रही होती है, जैसे पानी को देख रहे होते हैं, उनका फोकस जैसे एक चीज़ पे है, पानी पे है, कि वो देखेंगे यहाँ पे पानी बराबर है तो ये सेम है, इधर पानी ऊपर है तो वो कहेंगे पानी, यानी लॉजिक्स के पीछे नहीं जाते, वो ये देखेंगे कि इधर पानी ज़्यादा है तो वो इसको कहेंगे कि इसमें पानी ज़्यादा है, और इसको देख के वो कहेंगे, चौड़े को नहीं देखेंगे बल्कि कहेंगे कि इसमें पानी ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप लेंथ की बात की जाए तो स्टिक्स हैं, तो अगर आप स्टिक को तोड़ दें तो वो ये समझेगा कि ये जो स्टिक्स टूटी हुई हैं ये ज़्यादा हैं और ये जो स्टिक है ये थोड़ी कम है। तो इस तरह की जब वो बच्चा मिस्टेक्स करता है तो ये इस कंजर्वेशन में या सेंट्रेशन में होती हैं। सेंट्रेशन क्या है? किसी एक पॉइंट पे जब वो फोकस कर देता है। यानी अगर आप इसमें ये भी एक एग्जांपल आप माइंड में रख सकते हैं कि अगर आप बच्चे के पास 5-5 के 2 सिक्के हैं और आप 2-2 रुपए के सिक्के अगर बच्चे को 3 देते हैं और उससे 5-5 के 2 ले लेते हैं तो वो बच्चा देखेगा कि ये जो तादाद में सिक्के ज़्यादा हैं, 3 हैं, बेशक वो पैसे कम बनते हैं लेकिन बच्चा फ़ौरन एक्सचेंज कर लेगा। वो 5-5 के 2 सिक्के आपको दे देगा और 2-2 के सिक्के जो 3 हैं वो अपने पास रख लेगा। ये किस वजह से? ये सेंट्रेशन की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो एनिमिज्म है। एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म इज व्हेन एन इंडिविजुअल गिव्स अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। जब बच्चे बेजान चीज़ों को जानदार चीज़ें समझने लगें, उनको जानदार चीज़ों की तरह ट्रीट करने लगें, तो इसको हम एनिमिज्म बोलेंगे। एन इंडिविजुअल यूजुअली बिलीव्स दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज़ ह्यूमन इमोशंस, थॉट्स एंड इंटेंशंस। यानी बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो बेजान चीज़ है, इसकी इमोशंस भी हैं, थॉट्स भी हैं और इंटेंशंस भी हैं इसकी। जैसे ये देखें, एक बच्ची है, इसने डॉल को पकड़ा हुआ है और वो उसको उसके साथ इंसानों वाला बिहेव कर रही है। वो उसको आप देखें तो फीडिंग भी करवा रही है। तो अब ये देखें, यहाँ पे बच्चा देखें वो इसको
इसके हाथ में एक चीज़ है, इसको कट कर रहा है और ये समझ रहा है कि इसको जैसे मुझे कट लगता है तो इसको भी कट लगता होगा। फिर इसी तरह से एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि एक बच्चा चलते चलते अगर टेबल के साथ वो टकरा जाता है तो वो रोता है। फिर जब आप टेबल की पिटाई करते हैं, टेबल को मारते हैं, तो फिर वो बच्चा जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। यानी वो ये समझता है कि जो टेबल है उसके भी इमोशंस हैं, उसके भी थॉट्स हैं, उसकी भी इंटेंशंस हैं, वो भी इंसान है। इस तरह बच्चा एनिमिज्म में ये जो है ये बिहेव कर रहा होता है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेज है वो है इरिवर्सिबिलिटी। Pre-operational children still have the inability to reverse their thinking, यानी irreversibility होती है। इस तरह की जो है ये स्टेज होता है। जैसे आप बच्चे को कहते हैं 3+2=5, आप बच्चे को बताते हैं कि 3+2 5 होता है। अब अगर आप बच्चे को पूछेंगे 2+3 कितना होता है, वो बच्चा आपको नहीं बता सकता। इसी तरह से ये जो इरिवर्सिबिलिटी है ये बेसिकली प्याजे का एक बेटा था, उसने उस पर ऑब्जर्व किया था। वो अपने बेटे को एक दिन उसने वैन को मिस करवाया और वो बच्चे को खुद लेके स्कूल चला गया। अब वो घर से स्कूल तक बाय फुट गए, पैदल चल के गए। जब स्कूल जाके पहुंचे तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा आपको घर से स्कूल तक का रास्ता मालूम हो गया है, अब आप वापस खुद घर वापसी पे खुद आ जाना। अब बच्चा आगे से ये जवाब देता है कि मुझे घर से स्कूल तक का जो रास्ता है वो तो मालूम हो गया है, लेकिन स्कूल से वापस घर तक का जो रास्ता है वो मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ है। यानी एक तरफ का रास्ता वो कह रहा है मुझे मालूम है और दूसरी तरफ का रास्ता उसको वो कह रहा है मुझे मालूम नहीं है। इट्स मीन के वो क्या है, इरिवर्सिबिलिटी है, यानी रिवर्सिबिलिटी जो है वो उसके अंदर नहीं है। और ये भी इस स्टेज का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेकंड स्टेज ऑफ पियाजे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। हमने पियाजे की थ्योरी के 2 स्टेज को इससे पहले पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया, जिसमें पहला स्टेज था वो सेंसरी मोटर था और दूसरा स्टेज जो था वो प्री ऑपरेशनल स्टेज था। आज का जो तीसरा स्टेज है पियाजे की थ्योरी का, इसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट वर्ड को आपने पहले समझ लेना है, ऑपरेशनल को तो आपको पता होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्री ऑपरेशनल का मतलब होता है, प्री होता है पहले और ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिक्स, रीजंस, लॉजिकल। तो अब कंक्रीट का क्या मतलब है, अगर आपके माइंड में हो तो 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है एब्स्ट्रैक्ट और एक है कंक्रीट। अब जो कंक्रीट होता है उसका मतलब है कि जो फिजिकली कोई चीज आपको नजर आ रही हो, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो उसको आप कंक्रीट कहते हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसको आप देख ना पाए। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड कहता हूं, एक लव है या हेट है, तो इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। जबकि मैं कहता हूं चेयर, टेबल, पेंसिल्स, ये सारे जो हैं ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब इस स्टेज में ये होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि जो बच्चा होता है वो लॉजिक्स को समझने लगता है, लेकिन कौन सी लॉजिक्स को समझने लगता है, कंक्रीट लॉजिक्स को समझता है, ना कि वो इमेजिनेशन वाली लॉजिक्स को समझता है। वो जस्ट जो उसको नजर आ रहा होता है, मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग वो करता है, जो कंक्रीट जो जिन चीजों को वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसकी वजह जानने की कोशिश करता है। तो ये जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। और इसमें जो एज है बच्चे की वो 7 से 11 साल तक का बच्चा होता है। कंक्रीट ऑपरेशन में जो बच्चा होता है उसकी एज 7 साल से स्टार्ट होती है और 11 साल तक वो खत्म हो जाती है। एंड चिल्ड्रन कैन परफॉर्म कंक्रीट ऑपरेशंस यानी लॉजिक्स जो होती हैं वो कंक्रीट लॉजिक्स में वो परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग रिप्लेसेस इंट्यूटिव रीजनिंग इफ अप्लाइड टू स्पेसिफिक कंक्रीट एग्जांपल्स। Consider several characteristics of object at once. Cross cultural variation exists. तो इसमें ये चीजें भी होती हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। बस एक मोटी सी बात आपने ये याद रख लेनी है कि जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है इसमें जो बच्चे की एज है वो 7 से 11 साल तक है और इसमें जो बच्चा लॉजिक्स के पीछे जाता है वो कंक्रीट लॉजिक्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फीचर्स ऑफ दिस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में ऐसे क्या फीचर्स हैं, ऐसी क्या खुसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम इसको पहचानेंगे कि ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है। सबसे पहले कंक्रीट ऑपरेशन जो है इसको हमने पढ़ लिया, इसको देख लिया कि कंक्रीट ऑपरेशंस क्या होते हैं। मेंटल टास्क टाइड टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस,
ऐसे मेंटल टास्क होते हैं जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट से नहीं होते हैं. चाइल्ड कैन डू ऑपरेशंस ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बट कांट सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम. ये बात मैंने आपको बताई है कि जो बच्चा होता है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट से ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीजों के पीछे अगर आप उसको लेके जाएंगे तो वो इस स्टेज में वो फुलफिल नहीं कर सकेगा. एंड कैन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन. वहां पे लेक ऑफ कंजर्वेशन था जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था, और यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन है. अच्छा, कंक्रीट ऑपरेशन को आप समझ गए. अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं. वहां पे हमने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि इरिवर्सिबिलिटी होती है, जबकि यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी होती है. रिवर्सिबिलिटी क्या है कि बच्चा अगर आप उसको काउंटिंग करवाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब बच्चे को कहें कि आप ये रिवर्स पढ़ें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वो इस जो है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में वो रिवर्स तो आ सकेगा, लेकिन जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें वो रिवर्स वापस नहीं आ सकता था. इसमें हमने वो एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी कि जो प्याजे का बेटा था जो प्री ऑपरेशनल में मैंने आपको बताई थी, उसने जाके स्कूल में छोड़ा और उसने कहा कि अब मैंने आपको स्कूल में छोड़ा है, आप वापस खुद घर आ जाएंगे. तो बच्चे ने ये जवाब दिया था कि मुझे घर से स्कूल का रास्ता तो पता है, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं पता है. वो पहले स्टेज में था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इतना अंडरस्टैंड कर लेता है कि अगर वो यानी रिवर्स कर सकता है चीज़ों को, वो रिवर्स करना जान जाता है. द एबिलिटी टू थिंक थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स देन मेंटली रिवर्स द स्टेप्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट. रिटर्न वो कर सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ सकता है वापस. It is exemplified by the ability to realize that a glass of milk poured into a bottle can be poured back into the glass and remain unchanged. हाँ, अगर आपके पास ग्लास में पानी है तो उसका साइज और होगा, अगर वही पानी आप बॉटल में डालेंगे तो उसका साइज ऊपर नीचे हो जाएगा. अब ये चीज बच्चा समझेगा कि पानी जो है वो सेम रहता है, अनचेंज रहता है. इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, बच्चा इस लॉजिक तक पहुंच जाएगा कि जो पानी की मिकदार है वो चाहे ग्लास में हो या उसमें बॉटल में हो, वो सेम रहती है. दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबिलिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड फीचर्स ऑफ दिस स्टेज, क्लासिफिकेशन. इस स्टेज में बच्चा क्लासिफाई करना जान जाता है, यानी चीजों को क्लासिफिकेशन उनकी डिफरेंट, उनकी कलर की बेस पे, शेप की बेस पे, मुख्तलिफ चीज़ों की बेस पे वो क्लासिफाई करना चीज़ों को जान जाता है. क्लासिफिकेशन इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेगरीज. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था उसमें क्लासिफिकेशन नहीं होती है, उसमें बच्चा क्लासिफाई चीज़ों को नहीं कर सकता है. मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ये एग्जांपल दूं कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो बेटी है उसके लिए मैंने मुख्तलिफ ब्लॉक्स लाए, मुख्तलिफ जो है उसके कलर्स थे. तो मैंने उसको कहा कि आप रेड कलर को अलग करें, आप ब्लैक कलर को अलग करें, आप ग्रीन कलर को अलग करें. तो उसने करने की तो कोशिश की, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसकी एज अभी क्या थी, उसकी एज 4 ईयर्स है. तो 4 ईयर्स में उससे ये क्लासिफिकेशन जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट टास्क था कि वो सारे कलर्स को मैनेज कर सके. जबकि ये 7 से जो 11 एज है तो इसमें बच्चा क्लासिफिकेशन इजीली कर सकता है ऑन द बेस ऑफ देयर कलर, शेप और वॉल्यूम. टू रिलेट कैटेगरीज और क्लासेस टू वन अनदर एंड टू यूज कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो इस एज में, इस जो है स्टेज में बच्चा इजीली चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है. नेक्स्ट, सीरिएशंस. सीरिएशंस का मतलब है बच्चा सीरीज में चीज़ों को रख सकता है. अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वन एस्पेक्ट सच एज साइज, वेट और वॉल्यूम. साइज के एतबार से, वॉल्यूम के एतबार से या ये वेट के एतबार से बच्चा आराम से चीज़ों को सीरियल में ले सकता है. ये प्याजे ने अपनी लेबॉर्ट्री में एक टेस्ट भी किया था कि उसने बच्चों को ये कहा था कि दे कुड अरेंज स्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इनटू ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. कि क्या करे वो सीरियल में. देखें ये बच्चा आपके सामने है, इसने सबसे पहले छोटे ब्लॉक को रखा, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े. तो ये एक सीरियल में उसने बच्चे ने इस सारी चीज़ों को तरतीब दे दिया. तो जब सीरियल में वो तरतीब देना ऑन द बेस ऑफ साइज, वेट, वॉल्यूम या किसी भी चीज़ को सामने रखते हुए जब वो सीरियल में रख ले चीज़ों को, तो वो जो है इस कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में उसके लिए ये टास्क जो है वो ईजी होता है. उसके बाद है जी ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी क्या है? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीरियल ऑर्डर.
कौन सी एबिलिटी है कि आप लॉजिकल रिलेशनशिप्स को समझ सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें अमंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीरियल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, यानी ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, देन ए मस्ट बी इक्वल टू दी ए सी। यानी ए अगर बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इसका मतलब है ए फिर सी के भी इक्वल है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो बच्चा इस एज में इस चीज को भी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकता है। एंड दूसरी एग्जांपल देखें, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है, देन ए मस्ट बी ग्रेटर देन सी। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें देखें, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, आप ए वाली जो स्टिक है उसको बाहर हटा दें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और सी का रिलेशनशिप क्या है? ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। ए जो है वो सी से बड़ा होगा। तो इस चीज को ये जो है हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी, के बच्चे जो हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? चाइल्ड परफॉर्म्स द ऑपरेशंस लाइक कंबाइनिंग, सेपरेटिंग, रिपीटिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एट दिस स्टेज। बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में वो कंबाइनिंग, चीज़ों को कंबाइन भी कर लेते हैं, सेपरेट अलग भी कर लेते हैं, रिपीट रिवाइज भी कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इस सब कुछ जो है मैथ्स के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो सॉल्व कर भी लेते हैं। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ द ईगोसेंट्रिज्म। हमने ये पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चों में ईगो होती है, ईगोसेंट्रिक होते हैं। यानी ईगोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में अगर डॉग जो है उससे मैं डरता हूं तो सारे लोग डरते होंगे, जबकि इस स्टेज में बच्चों में जो ईगोसेंट्रिज्म होती है वो खत्म हो जाती है। द एबिलिटी टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे जो हैं अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो देखते हैं चीज़ों को। दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। देन डिसेंट्रेशन। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेंट्रेशन होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जब आप चीज़ों को कंबाइन करके याद रखेंगे तो आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो डिसेंट्रेशन है जी एबिलिटी टू मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। पहले आप चीज़ों को सिर्फ एक एस्पेक्ट से देखते थे। आप क्या देखते थे जी? यहाँ पे लिक्विड देखें, अगर यहाँ पे ग्लास में पानी सेम है, आप एक ग्लास को जो है वो पतला कर देते हैं, फिर चौड़ा कर देते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कहता है इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, इसमें ज़्यादा है। जबकि इस स्टेज में बच्चा ये कहेगा कि पानी सेम है, अगर यहाँ पे सेम है तो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ ये हुआ कि ये जो ग्लास है ये इसको कम कर दिया गया और यहाँ पे इसको चौड़ा कर दिया गया। तो ये बच्चा जो है डिसेंट्रेशन की वजह से ये इन चीज़ों को समझने लगेगा। एबिलिटी टू मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, वो चीज़ों को एक से ज़्यादा जो है एस्पेक्ट से देखने लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट द कंक्रीट ऑपरेशन ऑफ पियाजे थ्योरी। पियाजे की थ्योरी का आखिरी स्टेज जो है उसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और ये 12 साल से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनके लिए है ये लास्ट स्टेज। यानी 12 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। इस स्टेज को हम एडोलसीन एज या एडल्टहुड एज भी बोलते हैं। और पियाजे ने इस एज में बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो रीजनिंग की तरफ जाते हैं, वो हाइपोथेसिस से आगे जो स्टेज होते हैं, साइंटिफिक जो स्टेज होते हैं, पहले वो हाइपोथेसिस करते हैं और फिर उसके बाद आगे चल के जो रीजनिंग की तरफ जाते हैं, फैक्ट्स और फिगर की तरफ जाते हैं। तो वो इस स्टेज में पियाजे कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, और इस स्टेज में बच्चे जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एक साइंटिस्ट की तरह वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशंस क्या है जी? मेंटल टास्क इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है बच्चों में। इससे पहले हमने जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज था तो उसमें हमने पढ़ा था कि बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोचते हैं। बच्चे कंक्रीट चीज़ों, जो चीज़ वो देखेंगे, फिजिकल चीज़ों को वो देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो होता है वो नॉन फिजिकल थिंग्स होती हैं, और कंक्रीट जो होता है वो फिजिकल थिंग्स होती हैं। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट उसकी थिंकिंग होती हैं। जो इसका पहला पॉइंट है वो यही है फॉर्मल ऑपरेशन का, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें होती हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ मेंटल प्रोसेस, यानी मेंटली वो सोच रहा होता है चीज़ों को। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय मेकिंग कनेक्शंस, बच्चे की ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें वो कनेक्शन के ज़रिए वो क्या करता है, चीज़ों को
सीखता है। थिंकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट के बारे में सोचता है। यूजिंग इमेजिनेशंस, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा होता है। एंड यूजिंग मेटाफर्स एंड एनालॉजीज़, मेटाफर ये होता है ना कि कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के दरमियान में। सिमिली मेटाफर ये पोइट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब मेटाफर क्या है, जैसे आप कहते हैं कि माँ अपने बेटे को कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो शेर है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। अब अगर कंक्रीट, इससे पहले स्टेज में बच्चे को ये कहा जाए कि मेरा बच्चा शेर है, तो वो जो है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझेगा। वो कहेगा कि कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा जो है या एक लड़का जो है वो शेर हो सकता है। वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मेंटली। जबकि इस स्टेज में 12 से अबाव जो एज है, इसमें वो इसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो माँ कह रही है कि मेरा बच्चा शेर है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बच्चा जो है वो शेर की तरह बहादुर है, इस वजह से वो शेर उसको बोल रही है। यानी चीज़ों को वो इमेजिनेशन में लेके जाना, सोचना शुरू करता है। मेंटली वो सोचना शुरू कर देता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी शुरू हो जाती है। एंड रीफ्रेम द प्रॉब्लम इन अ न्यू वे, यानी जो कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसको एक न्यू वे में वो क्या कर सकता है, सोच सकता है, रीफ्रेम कर सकता है, उसको न्यू शक्ल दे सकता है कोई भी जो प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आती हैं ये चीज़ें। ये एब्स्ट्रैक्ट तौर पे वो क्या करता है, सोचने लगता है, थिंकिंग करता है इस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको डिडक्टिव रीजनिंग की समझ आ जाए। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग इस स्टेज में, फॉर्मल स्टेज में नहीं होती है, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग होती है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले इंडक्टिव रीजनिंग को समझें। इंडक्टिव रीजनिंग ये है कि ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। इसका ये मतलब है कि जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, यानी जब आप एग्जाम्पल से जाते हैं, रूल्स की तरफ जाते हैं, तो उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हैं कि जैसे एक आप किसी भी गांव या विलेज के बारे में जब अज्यूम कर रहे होते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो अगर आप वहाँ के लोगों को मिले हैं, 2-3-4 बंदों को मिले हैं, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि जो उस गांव के लोग हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। यानी 3-4 बंदों ने अगर आपके साथ बिहेव अच्छा किया है, या आप कभी किसी 1-2 के घर गए हैं, उन्होंने आपको अच्छे से रिस्पांस किया है, तो आप ये एक जजमेंट बना लेते हैं अपनी कि यानी स्पेसिफिक आप कुछ लोगों को मिले हैं, तो आप जनरली क्या कहते हैं कि वहाँ के गांव के लोग जो हैं वो अच्छे हैं। सो ये स्पेसिफिक से आप जनरल की तरफ जाते हैं। ये इंडक्टिव रीजनिंग है। सो इंडक्टिव रीजनिंग इसमें नहीं होती है, ये स्टार्ट से जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेके अब तक होती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज से पहले तक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए वो इन एनी एग्जाम्पल से वो रूल्स, एग्जाम्पल से वो सीखता है। मुख्तलिफ चीज़ों की जो एग्जाम्पल्स आप देते हैं बच्चों को, तो फिर वो क्या करता है, वो चीज़ों को सीखने लगता है। लेकिन इस स्टेज में पहुंच के बच्चे जो है डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग होती है कि जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चा जो है वो स्पेसिफिक की तरफ खुद जाता है। यानी आप उसको रूल्स बता देते हैं, बच्चे को आप रूल्स बता देते हैं, तो वो खुद से जो है वो एग्जाम्पल्स क्रिएट करता है इस स्टेज में। क्योंकि वो लिटिल साइंटिस्ट उसने बोला है, तो वो खुद से जो है वो स्पेसिफिकेशन की तरफ जाता है, आप जब जनरली उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे strategy in which an individual begins by identifying all the factors that might affect a problem and then deduce and systematically evaluate specific solutions। यानी अगर आप बच्चे को ये कहते हैं कि जैसे इंग्लिश में टेंसेज हैं, तो आप जैसे रूल से जो बच्चा जो है एग्जांपल्स की तरफ जाता है, आप ये कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ हमेशा आप क्या करते हैं, जो सिंगुलर होगा, सॉरी फर्स्ट पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होगा, ही शी इट, या जो सिंगुलर होगा तो उसके साथ आप जो वर्ब है उसकी वर्ब भी आप सिंगुलर करेंगे, एस या यस का इजाफा करेंगे। अब आप बच्चे को ये रूल सिखा देते हैं। अब आप बच्चे को देखेंगे कि वो एग्जाम्पल्स जो है वो खुद से क्रिएट करेगा। यानी रूल आपने बता दिया कि सिंगुलर के साथ आपने उसकी वर्ब भी सिंगुलर बनानी है। सब्जेक्ट अगर यानी नाउन सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी आपने क्या करनी है, सिंगुलर ही रखनी है। तो बच्चा जब यूज़ करेगा तो ही के साथ वो ज़ाहिरी तौर पे ही गोज़ टू स्कूल के लिए वो क्या कहता है, ही गो नहीं लगाएगा, ही गोज़ लगाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बता दिया कि अगर सिंगुलर है, फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर है, तो उसके साथ आपने क्या करना है, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है। तो अब बच्चा भी रूल सीख लिया उसने, तो वो एग्जांपल्स भी ऐसे ही करता जाएगा। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग की
एक एग्जांपल है। उसके बाद है जी एडोल्सिन एगोसेंट्रिज्म। इससे पहले हमने ईगोसेंट्रिज्म पढ़ा था कि बच्चा जो है वो ये समझता है ईगोसेंट्रिज्म में कि जैसे मैं सोचता हूँ तो बाकी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। हमने डॉग की एग्जांपल या एक वो स्नेक की एग्जांपल हमने देखी थी कि अगर सांप जो है वो काटता है तो वो बच्चे ये कहते हैं कि अगर वो सांप से डरता है या डॉग से बच्चा डरता है तो वो ये सोचता है कि बाकी सारे लोग भी डरते होंगे उससे। लेकिन इस स्टेज में पहुंच के बच्चे की जो सोच है वो थोड़ी डेवलप हो जाती है। अब वो क्या करता है, दैट एवरीवन एल्स शेयर्स वंस थॉट फीलिंग्स एंड कंसर्न्स। अब वो ये सोचने लगता है कि हर एक की अपनी थॉट्स होती हैं, हर एक की अपनी फीलिंग्स, अपने कंसर्न्स होते हैं। जैसा मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा भी वैसा ही सोचे। तो क्या मतलब हुआ कि बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ होते होते अब वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो अपनी थॉट्स और दूसरों की थॉट्स में फ़र्क समझने लगता है। और वो ये नहीं सोचता कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं जैसे मैं एजम्पशंस मेरी हैं तो दूसरा भी कोई सेम रखता होगा, नहीं। अब वो कहता है कि मेरी अपनी सोच है, दूसरे की जो है वो अपनी सोच है। तो इसमें इस स्टेज में आके एडोल्सिन जो एगोसेंट्रिज्म है वो ये सोचता है। फिर है इमेजिनरी ऑडियंस, फीलिंग दैट एवरीवन इज नोटिसिंग। अब वो ये फील करता है कि हर एक जो है उसको नोटिस कर रहा है। हाँ, ये भी एक इस स्टेज में पहुंच के बच्चा ये कहता है। इससे पहले जो है ना 12 से पहले बच्चा जो है वो ये नोटिस नहीं करता है कि कोई मुझे देख रहा है या जो है वो उन चीज़ों का ख्याल रखे। तो इससे पहले स्टेज में जो है बच्चा मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती है। लेकिन जब इस फार्मल ऑपरेशन स्टेज में पहुंचता है तो फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का ख्याल रखने लगता है। वो ये सोचता है कि कोई मुझे देख रहा है तो कैसे देख रहा है, कोई मुझे नोटिस कर रहा है तो कैसे, इसलिए मुझे ये है कि इस चीज़ का वो फील करने लग जाता है कि कोई मुझे देख रहा है या नोटिस कर रहा है। So I hope you understand about the formal operation stage and all before stage that you learn in this video कि जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और इससे पहले जो प्याजे की थ्योरी की स्टेज हैं, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर एजुकेशनल वीडियो, मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।